की परिस्थितियाँ नहीं थी कि आगे बढ़ूँ, तो मेरा रोज़ का सफ़र 28 से 30 किलोमीटर का था। तो वहाँ से दौड़ लगानी और एक धार पे जब तक धूप रहती है वहाँ स्कूल का काम करना। उनका यही था कि भाई या तो मजदूरी करो या घर में काम करो। आप बालजीज रेस्टोरेंट में काम किया, कभी हमारे को किचन में बर्तन धोने पड़ते थे, क्योंकि मैं संकोच नहीं करता अपनी उसमें बताने में। तो नगर निगम है, उसमें बेलदारी का काम किया कर, और उनके बीच तो मैं ऐसे था जैसे कि बिल्ली को एक चूहा मिल गया हो, ठीक है। उसका तो वो पता नहीं मेरे से क्या गलती उसमें हुई, उन्होंने खड़े होकर सिर पे फेंक दी मेरे। तो जैसे वो एक कहावत होती है, गाँव से छोले बेच के आ जाते हो, तो यहाँ तक बोल दिया था डॉक्टर की डेथ भी हो सकती है। तो गाँव में किसी ने फ़ोन किया मेरे को लैंडलाइन पे कि आपका दूरदर्शन पे आ रहा है कि देखो उसको। मैंने कहा देखने, मेरे पास टीवी नहीं था उस टाइम। जो आदमी आगे बढ़ता है वो उसका साथ नहीं देता कोई नहीं। पता क्या है, अगर आपके विरोधी नहीं होंगे ना तो आप तो मरे हुए आदमी हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सबसे पहले आप प्यारे दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो एक महान व्यक्तित्व है, और जितने ये महान हैं बात करने में उतने सरल हैं, उतने सरल हृदय हैं, बहुत बेहद नरम हैं। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कुछ एक चीजें इनके बारे में बताना चाहूंगा। यूनिवर्सिटीज में इनकी जो कहानियां हैं वो चल रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर इनकी कहानियों पर पीएचडी कर रहे हैं। बात करूं पुरस्कारों की तो पुरस्कार अब इनके आगे छोटे लगते हैं, छोटे पड़ चुके हैं। तो खैर ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्वागत करने जा रहा हूं आदरणीय श्री S.R. हरनोट जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है, और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया है। सर, पुनः स्वागत के साथ कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका जो लेखन का कार्य है ये कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि हरनोट जी पहले जॉब करते थे, और एक जॉब के साथ साथ लेखन की शुरुआत करना, तो वो दौर कैसा रहा था? सबसे पहले तो मैं टाइम्स हिमाचल का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आज यहाँ आमंत्रित किया। और जहाँ तक मेरी लेखन यात्रा है, तो मेरी लेखन यात्रा गांव से शुरू हुई है जी। और गांव का मतलब, मेरा जो गांव है वो शिमला जिला का एक अति पिछड़ा गांव था, लेकिन कागज़ों में आज भी वो पिछड़ा गांव है। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने गांव चनाव से हुई है। वहाँ प्राइमरी स्कूल है जो धामी के साथ। हाँ, धामी के साथ। धामी की जो हाइट है वही मेरे गांव की हाइट भी है। तो पिछड़े गांव में आप जानते हैं कि जो एक पिछड़ा क्षेत्र होता है, जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है, शिक्षा की सुविधा नहीं है और नहीं आमजन की, तो वहाँ का जीवन जो है बहुत कठिन जीवन होता है। तो फिर भी जैसे कैसे मैंने 5वीं वहाँ से की। उसके बाद आगे नज़दीक कोई स्कूल नहीं थे। दाड़गी शिमला जिले का स्कूल है जो वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो वहाँ मैंने मिडिल के लिए प्रवेश लिया। तो रोज़ आना जाना 13-14 किलोमीटर होता था, पैदल। हाँ, पैदल होता था उसके लिए। जब हम जाते थे तो बिल्कुल तीखी उतराई लगती थी और आने के लिए चढ़ाई लगती थी। तो 8वीं मैंने वहाँ से करी। उसके बाद घर की परिस्थितियाँ नहीं थी कि आगे पढ़ूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिद के आगे और कुछ लोगों के सहयोग से अपने पिताजी को बनाया। और फिर प्रश्न ये था कि हाई स्कूल के लिए कहाँ जाया जाए। ये प्राथमिकता ये थी कि धामी चला जाए, लेकिन फिर या तो दो समस्याएं थी कि या तो रोज़ पैदल जाए वहाँ के लिए या वहीं कहीं ठहरे। लेकिन ठहरना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ तो फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर वहाँ किराए का मकान लेना और उस तरह से। लेकिन फिर भी 8वीं के बाद 10वीं की मैंने वहाँ से 10वीं 9वीं और 10वीं करी, वो अपने गाँव से पैदल सुबह जाते थे और शाम को मैं घर आ जाता था। और पैदल आप देख लो कि वहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है वो। तो मेरा रोज़ का सफ़र 28 से 30 किलोमीटर का था। कि जैसे 4 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी तो वहाँ से दौड़ लगानी और एक धार पे जब तक धूप रहती है वहाँ स्कूल का काम करना, और उसके बाद
अकेले अपनी यात्रा शुरू कर देनी। 10वीं के बाद अब ये था कि क्या किया जाए। हालांकि घर वाले कहते थे कि आप गांव में रहो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप आगे पढ़ सके। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज में जाऊं। वो इसलिए भी थी कि जो हमारे गांव का पिछड़ापन था और जो जन सुविधाएं वहाँ नहीं थी। और उसके बाद एक जो अभाव होते हैं परिवारों में, क्योंकि हमारा एक छोटा सा, हालांकि ज़मीनें काफ़ी थी, हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी पिताजी के पास, लेकिन फिर उससे इनकम नहीं होती थी क्योंकि सिंचाई के साधन कोई नहीं है वहाँ पे। फिर भी पिताजी को बनाया और उनका यही था कि भाई या तो मजदूरी करो या घर में काम करो आप, और तभी जाके हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि हाँ, मतलब पढ़ाई में, और फिर शादी भी मेरी मैट्रिक से, नौकरी लगने से पहले हो गई थी, तो उसमें जितना खर्च हुआ वो सारा कर्जे पे था। और मतलब जब मैंने पिताजी से पूछा एक दिन कि भाई कितना मतलब कर्जा होगा हमारे पास, तो उन्होंने बोला था कि 35 से 40 हज़ार है। तो आप 72 में अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 रुपये का क्या मतलब आज के वैल्यू होगी। तो वो अच्छा, कुछ खेत भी फिर गिरवी थे जमींदारों के पास हमारे, तो वो मेरे को बहुत कचोटती थी ये चीज़ें कि मैं कभी अच्छी नौकरी लगूं, अच्छा पढ़ूं, और ताकि मैं पिताजी के मतलब जो कर्जा है सारा मुक्त करूं, ज़मीन वापस ले लूं। तो वही एक चाहत थी। तो उसी ने ही मुझे शिमला लाया, और यहाँ मेरे चाचा जी थे, सगे नहीं थे क्योंकि पिताजी भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूँ आगे। फिर मैं उनके पास आया, यहाँ पे नौकरी की तलाश थी। तो सबसे पहले मैंने बालजीज रेस्टोरेंट में काम किया। आज बालजीज रेस्टोरेंट नहीं है, एज ए मसालची, हाँ, और सेल्समैन दोनों काम करते थे। कभी हमारे को किचन में बर्तन धोने पड़ते थे क्योंकि मैं संकोच नहीं करता अपनी उसमें बताने में। और एक संघर्ष है क्योंकि जो हमारे युवा है आज, उनके लिए ये बहुत जरूरी भी चीज़ें हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसी में ही ताउम्र रहना वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की आपने एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो 1 महीना मैंने वहाँ काम किया, तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो नगर निगम है उसमें बेलदारी का काम किया। फिर नगर निगम में मतलब मजदूरी का काम किया, और 1-1.5 महीने वो किया काम एक साथ। मतलब जैसे आज कल परसों 3 इंटरव्यू आया मुझे। तो फिर मैं सोचता रहा कि कोई राय तो देता नहीं था, ना मेरे संपर्क थे। तो मैंने पूछा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जूलियस लिविंग ज्वाइन किया, जिसका दफ्तर संजोली था, और उसके बाद एक क्लीनी आया हो। फिर जब क्लेरिकल में हम गए तो वहाँ अब आप दफ्तरों में देखते हैं कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं या जो पढ़े लिखे, ज़्यादा कॉन्वेंट के पढ़े हुए लोग उस तरह के, और उनको हम खरांट बाबू बोलते हैं वहाँ के। आप देख ही रहे हैं कि भाई वो मतलब, और उनके बीच तो मैं ऐसे था जैसे कि बिल्ली को एक चूहा मिल गया हो, ठीक है ना, उस तरह। और ना हमारे को, देखो सच्ची बात है, हम मैट्रिक करते गांव से आए थे, आता जाता कुछ नहीं था उस टाइम, पढ़ाई भी नहीं हुई पूरी, तो कोई अता पता नहीं था दफ्तर के कामों का। फिर भी जैसे कैसे सीखते रहे। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ कि सुप्रिंटेंडेंट थे मेरे एक, कुमार सिंह के, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अब नहीं होंगे वो बेचारे। तो वो मुझे, क्योंकि मैं पहले से ही बड़ा विनम्र और वो था कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करने की, या जैसे होते हैं ना काम की, जो भी काम बोलना हो सब कुछ करना काम, तो वो ऐसे भी अंदर थोड़ा प्यार करते थे। तो कोई फाइल थी एक जो उन्होंने मंगवाई, और वो पता नहीं मेरे से क्या गलती उसमें हुई, उन्होंने खड़े होकर सिर पे फेंक दी मेरे फाइल कि तुम, जैसे वो एक कहावत होती है, गांव से छोले बेच के आ जाते हो, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे, कि आता जाता नहीं तुमको कुछ नहीं, वो नहीं, ये मतलब अगर काम करना तो नौकरी छोड़ दोगे थे। मैं ना बहुत आहत हुआ था उससे, और मैंने सोचा यार बोला तो ठीक इन्होंने कि अब मेरे को काम तो दफ्तर का है ना, अब गलत काम होगा तो गालियाँ तो पड़ेगी। लेकिन उस दिन मैंने रात को ये तय किया कि मैं आगे पढ़ूंगा। तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया थ्रू कोरस्पोंडेंस कोर्स, जिसको पहले प्रभाकर बोलते थे हम। हाँ, बी ऑनर्स बोलते थे, क्योंकि वो एक ऐसी सीढ़ी थी कि ग्रेजुएशन में आपको प्रेप नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है ना, अब तो सीधा आप, अब तो है नहीं ना हिंदी ऑनर्स, अब तो आपको +2 के बाद वो करना पड़ता है। तो मैंने उसमें एडमिशन ली और मेरा मन लग गया पढ़ने में, और मैंने वो फर्स्ट डिवीजन में पास की।
जी। और 79 में जब मैंने पास की तो उसी टाइम उसके बीच में क्या हुआ कि आप देखो कि 73 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि 73 और 74 के बीच कि जब मेरा जो बड़ा बेटा जगदीश हरनोट है वो 6 महीने का था, तो क्योंकि 72 में मेरी शादी हो गई थी, तो अब शादी जिस लड़की से मेरी हुई वो शॉर्ट हैंड जानती थी। फिर मेरे मन में ये भी था कि पढ़ी लिखी लड़की है, क्या करेगी घर में, लेकिन वो सारा काम करती थी घर में। तो एक दिन जब मैं शिमला गया था नौकरी की तलाश में, तो 73 में मेरी नौकरी लगी थी उस टाइम, और ये बेटा 6 महीने का था और उनका एक्सीडेंट हो गया। घास काटते हुए कम से कम 1000 फीट हाइट से गिरी हो मिसेज, और एक पहले जो जैसे एक ढंग से आई घासनी से और नीचे मतलब पगडंडी में, और वहाँ से दूसरी बार और फिर चक्रा के गिर गई हो। तो गाँव ने देखा, हल्ला डाला। मेरे को तो दूसरे दिन पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे शिमला ले आए उनको। तो उनके 13 फ्रैक्चर हुए थे हाँ। और मतलब वो क्या स्थितियाँ थी, इधर बच्चा छोटा था 6 महीने का, इधर हॉस्पिटल था, इधर मेरी नौकरी थी, क्लरिकल की जॉब थी, लेकिन आपको पता है कि 150 या 200 का स्केल होता था उस टाइम। तो वो 1 महीना एडमिट रहे मिसेज, 1 महीना, और दूसरा जन्म था उसका। हालांकि वहाँ बसने के कोई आसार नहीं थे। तो फिर मैंने उनको अपने साथ रखा, मैंने घर नहीं भेजा। जैसे जैसे उन्होंने 1-1.5 साल के बाद वो बिल्कुल रिकूव किए, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं इनको नौकरी कहीं लगाता हूँ। और लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि क्योंकि वो शॉर्ट हैंड जानती थी, अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं क्लरिकल जॉब बदलूंगा तो आगे क्या करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास कोई एजुकेशन तो नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि मैं शॉर्ट हैंड सीखूंगा। तो आप देखो कि मैंने उनसे अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड सीखा। अच्छा, भाभी जी से? बिल्कुल, और वो मेरी गुरु बनी उसमें, ठीक है ना। और अगर शायद मैं इस लाइन में नहीं आता, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि वो शॉर्ट हैंड जानती है, फिर यहाँ एक कुछ क्लासेस भी शॉर्ट हैंड की थी, वहाँ फिर वो शॉर्ट हैंड भी पढ़ाती थी, तो मैंने उनसे अंग्रेजी का सीखा। लेकिन साथ साथ मैंने हिंदी का भी सीखा, फिर उसके लिए एडमिशन ली, और दोनों कोर्स मैंने साथ साथ किए। और उससे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वो मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट में या कोई पोस्टें आती थी, मैंने स्टेनोटाइपिस्ट के लिए हिमाचल पर्यटन विकास निगम में अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई, और मैंने यहाँ 7 साल की रेगुलर जॉब छोड़ी थी। खैर हाँ। हरनोट जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ बातचीत करने में, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे युवा दर्शक जुड़े होंगे। देखिए, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी बहुत काफी बातें होंगी, और लेकिन इतनी छोटी सी बातचीत में देखिए कितना शिक्षा हमें मिलती है, जबरदस्त शिक्षा। और शिक्षा ये है कि बुजुर्गों की डांट और पत्नी का सहयोग कितना जरूरी होता है। आजकल ना हम बुजुर्गों का आदर करते हैं, और पत्नी को तो खैर बहुत कम सुना जाता है, क्योंकि वैसे भी ये जो एक मर्द नाम की जो चीज़ है वो पत्नी को छोटा समझते हैं। तो देखिए कहाँ हरनोट जी ने शॉर्ट हैंड अपनी पत्नी से सीखी, और सुपरिटेंडेंट साहब की डांट को उन्होंने पॉजिटिव लिया और तरक्की के रास्ते पर निकल पड़े। खैर वापस मुड़ता हूँ हरनोट जी आर्ट की ओर। अब आप बात कर रहे थे कि आपने टूरिज्म ज्वाइन कर लिया, तो फिर वहां पर लेखन कैसे शुरू किया? लेखन का तो ना कोई घर का बैकग्राउंड था, ना कोई उस टाइप रुझान था। अब तो यही था कि शॉर्ट हैंड करके मतलब आके और पढ़ाई शुरू की थी मैंने फिर, क्योंकि फिर मैंने छोड़ी नहीं। और नक्सल में क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री है, कई इंटरव्यू करने पड़ेंगे आपको। तो उसमें ऐसा था कि मेरी जिस ऑफिसर के साथ यहाँ नौकरी लगी वो डॉक्टर NK शर्मा थे, जो उत्तरी भारत के पहले टूरिज्म में PhD थे। वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी थी उनकी, तो उनके साथ मेरी नियुक्ति हुई। और क्योंकि मैं पढ़ तो रहा ही था, मैंने हिंदी ऑनर भी किया था, हिंदी में काफ़ी नॉलेज भी हो गई थी और सारा था। तो शॉर्ट हैंड में मेरी अच्छी स्पीड थी। टाइपिंग में मैंने ऑल इंडिया टेस्ट में फर्स्ट मैं आया था टाइपिंग स्पीड में, तो मेरा काफ़ी वो रहा। तो फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो साथ साथ उनके साथ भी मैं अटैच हो गया एज स्टेनोटाइपिस्ट। तो मैंने देखा कि वो उनके आर्टिकल ट्रिब्यून, मतलब इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बड़े बड़े अखबारों में छपते थे। और जब वो छपते थे तो हमारे साहब के पास ले जाते थे, उनको बधाइयाँ मिलती थी फोटोग्राफ्स के साथ। और मैं देखता रहता था कि मतलब कितनी इज्जत मिलती है इनको, क्योंकि नौकरी में तो मिलती नहीं हो। तो एक दिन उन्होंने बोला कि उनको पता लग गया कि मैंने हिंदी ऑनर किया। वो बोलते कि आप हिंदी में मेरा आर्टिकल अनुवाद करो। हालांकि मेरे लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि अंग्रेजी मेरी वीक थी, तो लेकिन फिर भी मैं जैसे कैसे वो कर देता था, और वो खुश होते थे और वो भेज देते। मैंने सोचा मेरे नाम से भेजेंगे, लेकिन वो अपने नाम से ही उनके छपते थे। तो
अब दिमाग में ये बात आई कि जब ये लिख सकते हैं यार, और मैं हिंदी में इतना अच्छा अनुवाद करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता कुछ, ठीक है ना। तो मेरा ना उस टाइप क्लिक हुई मेरे को चीज़ें। इस बीच क्या है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए की फर्स्ट डिवीज़न में। एमए के बाद फिर मुझे पत्रकारिता में शौक हो गया, तो मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी से उपाधि ली, उसके जर्नलिज्म और जनसंपर्क की। मतलब उस तरफ पढ़ाई में भी नॉलेज थोड़ी बढ़ी। और इधर क्या हुआ कि फिर मैंने मेरा लिखने की तरफ रुझान हुआ, तो मैंने पहाड़ी कविताओं से शुरू किया। और हाँ, जो मतलब अपनी बोली की कविता है मासुई की, उसमें लिखना शुरू किया और दूरदर्शन तक पहुंचा मैं, आकाशवाणी तक। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा सहयोग मिला कि एक पहाड़ी कवि गोष्ठी जालंधर दूरदर्शन होता था, उसमें आयोजित की गई और मुझे वहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। तो उससे जो थोड़ा सा मतलब एक उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला, वो बहुत था, क्योंकि उससे मैं पहाड़ी कविताएं लिखता था। पहाड़ी कविताओं के बाद फिर मेरा उनकी वजह से जो मेरे ऑफिसर थे, मेरा राइटिंग की तरफ शौक हुआ। और राइटिंग की तरफ जब शौक हुआ तो मैंने क्या किया कि जैसे सीखा उन्हीं से ही कि जाखू मंदिर पे लिख दिया, कभी हाँ, कभी शिमला पे लिख दिया, और कभी कैसे कैसे सारा कुछ उस तरह से ना छोटे छोटे अखबारों में मैंने शुरू कर दिया लिखना, जैसे वीर प्रताप में। उसके बाद जब मुझे फोटोग्राफी का भी शौक हुआ साथ साथ, क्योंकि टूरिंग काफ़ी थी हमारी, तो मैंने फोटोग्राफी भी शुरू करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया फोटोग्राफी के लिए भी और लिखने के लिए भी। और मैंने पंजाब केसरी और ये जो अखबार थे इनसे शुरू किया। पंजाब केसरी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि उस टाइम एक तरुण संस्था होती थी, अगर आपको याद होगी, जिसमें तरुण संगम में मेरा डेब्यू भी उसी में हुआ था। हाँ, आप ही के थ्रू बिल्कुल वही थे। तो उसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि कितनी लड़कियां, कितने बच्चे हमारे साथ होते थे, और हम बड़े बड़े कार्यक्रम किए। और हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो देखो कहाँ कहाँ निकले हो। एक मिनट में टोक रहा हूँ सर। दर्शकों, ये उस दौर की बात है, उस दौर की बात कर रहे हैं हरनोट साहब कि उस दौर में अखबार में फोटो छपना या आर्टिकल छपना बहुत बड़ी बात तो थी ही थी, लेकिन अखबार में नाम छपना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि चुनिंदा अखबारें होती थी। मैंने 3 फ्रंट पे कार्य शुरू किए। एक तो मेरे को गांव, मेरे पिछड़ा गांव दिमाग में था कि वहाँ सुविधाएं आनी चाहिए। मैंने वहाँ ग्रामीण विकास सभा का गठन किया और 4-5 लोग जो हम एम्प्लॉइज थे वहाँ के, उनको अपने साथ लिया। इधर तरुण संगम मेरे पास संस्था थी, साहित्यिक संस्था, उसके साथ मैंने युवाओं को जोड़ा और साहित्यिक कार्यक्रम शुरू कर दिए। और उसके साथ फिर जब फीचर राइटिंग में मैंने पंजाब केसरी में उस टाइम पंजाब केसरी की 3 भाषाओं में निकलती थी वो, उर्दू और पंजाबी। और मेरी सीरीज़ जब शुरू हुई तो वो 2 साल सीरीज़ चली रही, और वो फ्रंट पेज पे आती थी सीरीज़, और वो 3 भाषाओं में छपती थी वो। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को बड़ी बड़ी मैगजीन से ऑफर आती थी कि प्रेशर पे आर्टिकल दो, तो आपकी जितनी सारिका है, सरिता है, इनके विशेषांक निकलते थे, तो ये मैं इनमें आता था। और फिर आप देखो कि जो आपके पास अखबार अब आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे भास्कर है, अमर उजाला है, आज तक है, हिंदुस्तान है, हिंदी हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है, इनके फ्रंट पेज पे मैं छपता था वहाँ। और ये वहाँ बाई पोस्ट मेरे को मिलते थे। मतलब इतना मेरा नाम फीचर राइटिंग में हिमाचल में हो गया था सारा। और क्योंकि मैंने एक तो मंदिरों का अध्ययन किया मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, हर मंदिरों पे लिखा, लोक जीवन पे लिखा, लोक साहित्य पे लिखा, और मेले और त्योहारों पे लिखा। और मेरा यही होता था टूरिज्म से कि छुट्टी लेके भाग जाना, जैसे लवी में चले गए, उधर चले गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की। और जी, यात्रा वृतांत से मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे कि अभी देखिए, अभी हाल ही में बहुत सालों से लगातार बरसात हो रही है और जनजीवन बहुत खतरे में पड़ गया है। एक आपने यात्रा वृतांत लिखा था जिसमें आपने पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जरूर बताएं। और कहीं ना कहीं वो यात्रा वृतांत ही नहीं था, वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हरनोट साहब की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब उस टाइम ऐसा था कि क्योंकि जब मैं फीचर राइटिंग में था तो वो उस टाइम मुझे एक टूर करने का मौका मिला दफ्तर से। हालांकि मैं ऑफिस मतलब मेरे एमडी थे चंबा के, उस दौरान उन्होंने बोला कि आप लिखते हो हरनोट जी, और आपका इतना बड़ा, आप लिखो कहते इस यात्रा पे। लेकिन मेरे ऑफिसर नहीं चाहते थे कि मैं जाता, वही डॉक्टर एन के शर्मा जी नहीं चाहते थे कि मैं, उन्होंने मेरे को परमिशन नहीं दी। तो लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ी चाहिए, उन्होंने बोला चुपचाप जाओ, झोला उठा के कहते। और अच्छा, उसके अब देखो आप संघर्ष की बात कि उस टाइम मुझे ना थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई थी,
जी। और डॉक्टरों ने मुझे एडवाइस किया था कि आप 8000 फीट हाइट से ऊपर जाओगे तो यहाँ तक बोल दिया था डॉक्टरों की डेथ भी हो सकती है आपकी। मतलब एक व्हील पावर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज हम में नहीं मिलती व्हील पावर, और जिसकी व्हील पावर है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप देखो कि मेरे दिमाग में वो भी थी, और इधर से मेरे एमडी ने कहा कि आप इस यात्रा पे जाओ। और वो टूर था, शिमला से चलना था, वो पूरा किन्नौर था और लाहौल था, स्पीति था और मनाली हमने वापस आना था। डिलक्स बस थी जिसमें कम से कम 30 टूरिस्ट थ्रू आउट इंडिया थे उसमें ना। तो मैंने उनके साथ यात्रा करी हो सारी। तो क्योंकि मेरे को लिखने का रुझान था तो मैं गाड़ी में पहले फ्रंट सीट पे बैठ के मैंने सारे नोट्स, एक एक चीज़ नोट्स ली मैंने। और मनाली आके बहुत बड़ा एक और हादसा हो गया था। ऑफिशियली जो मेरे इंचार्ज थे उसको टर्मिनेट कर दिया गया था और मेरे को इंचार्ज बना दिया था उस टूर का। और मैं वापस फिर वहीं से ही घूम के वापस आ, जो मेरे से चीज़ें छूट गई थी मैं उस टाइम लिखी। आप देखो कि सांस की तकलीफ, मेरी व्हील पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं किब्बर गया, जो उस टाइम एशिया का सबसे मतलब हाईएस्ट विलेज माना जाता था। आज भी है, लेकिन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अब उसके आगे गेटे गांव है जो मतलब मोटरेबल है, वो एशिया का गांव। वहाँ देखो कि मैं कुंजम पास में घूमा, रोहतांग पास में घूमा, लेकिन अपनी व्हील पावर स्ट्रांग रही। और जब मैं वापस आया तो उसके बाद मैंने यात्रा, जो मैंने कुछ देखा, हाँ, वो पर्यावरण पे वो मैं थोड़ा दर्द करता रहा। लेकिन इसी बीच एक और मेरे को टूरिंग का मौका मिला। हम दफ्तर के 3 लोग मणिमहेश यात्रा पे गए, चंबा मणिमहेश यात्रा पे। तो वो मणिमहेश यात्रा आज भी मेरी आंखों के सामने है, क्योंकि मतलब वो 3-4 दिन से जब से मणिमहेश हादसा हुआ है तब से वो मेरी आंखों के सामने घूम रही है और एक एक चीज़ याद आ रही है मुझे। और वो यात्रा किताब आप देखो 95 के बाद मैंने वो विजिट किया था। लेकिन उस टाइम भी जो प्रदूषण का कंसेप्ट जो आज इतना बड़ा हो गया है पहाड़ों में कि बाहर से लोग आते हो प्रदूषण करते हैं, उस टाइम हमने वहाँ देखा हो। जब हमने यात्रा में देखा तो सबसे पहले तो सामना हुआ हमारा जो परिवार बाहर से आते हैं, भद्रवाह और चंबा के और इंटीरियर और पिछड़े इलाकों से जो आते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके साथ एक तो वो चेले होते हैं, वो ये शिव जी के चेले हैं कहते हैं, वो मानते हैं उनको। और उनके साथ 4-4, 5-5 मेमने होते हैं साथ। जहाँ ही रात पड़ती है वहाँ वो मेमने काटेंगे और वो देवता बुलाएंगे अपना, और वो उनको चढ़ा के और वो खा जाएंगे। कंसेप्ट वो उसके पीछे की जो वो इतिहास मेरे को यही लगता है कि क्योंकि वो ठंडा एरिया है और वो मांस भात का वो जश्न होता है। अब देवता तो अब शिव जी के नाम से आप जा रहे हो, अब भगवान शिव तो अब बलि नहीं लेते होंगे ना। तो वो देखा मैंने प्रदूषण का। फिर गौरी कुंड पहुँचे हम। गौरी कुंड में वहाँ महिलाएं नहाती हैं सारी। उसके बाद हम मेन झील में गए। लेकिन जो झील का परिदृश्य मैंने उस टाइम देखा वो भयावह था। वो कि आप देखो 31 साल पहले की बात है, मेरी 31 साल बाद वो किताब आ रही है, मतलब एज इट इज़ वो रिप्रिंट हो रही है आधार प्रकाशन से। पर्यावरण पे ज़्यादा कोर्स है उसमें। और मैंने उसमें जो मणिमहेश यात्रा का तो मैंने एक चैप्टर है उसमें मैंने ये लिखा था कि आप देखो मणिमहेश में क्या होता है, क्या होता है, परंपरा के नाम पे हम कितने मतलब पिछड़े हुए हैं। मतलब उस टाइम हमारे सामने ये कहा गया कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ स्नान किए। तो परंपरा है वहाँ पे लोगों ने बनाई हुई कि जो नहाएगा वो अपने अंडरगारमेंट सारे झील में डाल देगा। अब 1 लाख अगर हर साल जाए उस झील में तो उस झील का क्या होगा। उसके बाद जो चेले कुछ वो मतलब देवता के नाम से उसमें भागते हैं पानी में, वो भी आश्चर्य था। फिर ये भी होता है कि कुछ चेले उस झील में ही चले जाते हैं, फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारे सामने एक मर गया वहाँ पे, उसकी वीडियो हो गई कि वो ये डिक्लेयर किया गया उसमें कि इसकी बलि ले ली है, कहते हैं जी देवता ने, मतलब रिकॉर्डेड है उसमें, ठीक है ना। ये बोला गया वो उन्होंने कि वो नीचे गया था, एक वहाँ से एक का जश्न निकाला एक चेले का कि 3 दिन बाद अंदर से आया हुआ। तो मेरी समझ में कोई कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एज इट इज रिकॉर्ड करा और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये प्रश्न उठाया था कि क्या यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या इस तरह की परंपराओं को हमारे को बढ़ावा देना चाहिए। और प्रदूषण के नाम से ढेर लगे हुए थे कचरों हाँ चारों तरफ, मतलब कोई वो नहीं था। तो मैंने ये लिखा था। और फिर एक जो बहुत मतलब वहाँ जो दृश्य था एक कि उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे जी, ठीक है ना। उस टाइम वो दूसरे कैमरे आते थे बड़े, जो जूम वो करके और वो थे। तो कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे कि वो पहाड़ी पे जाके मणिमहेश लेक से ऊपर जाके छुपके से गौरी कुंड में महिलाओं के चित्र खींच रहे थे, वो लोग वीडियो बना रहे थे, जो बाद में उन्होंने कई जगह वायरल भी करे थे वो। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि
ये मणिमहेश कैलाश हम दो तरह से उसको देखते हैं। मणिमहेश कैलाश, अब 3 कैलाश है हमारे। हम एक तो धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, अगर हम धार्मिक है और संस्कारी थे तो हम उसको शिव का वास मानते हैं। और मणिमहेश कैलाश ऐसी चोटी है कि उस पर आज तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं जा सका, पर्वतारोही नहीं जा सका उसके ऊपर आज तक। हाँ, उसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी भी किसी ने कोशिश करी थी जाने की तो उसको नहीं जा पाया उसमें, उस चोटी पे। वो पहली चोटी है इस तरह की, जिसपे और ये भी कहते हैं कि वो जहाज तक नहीं जाता उसके ऊपर से। हाँ, मतलब पता नहीं अब क्या है, लेकिन ये तो ये बिल्कुल अथेंटिक है कि वो उस पर नहीं जा सकता कोई। तो अगर आप उसको इतना पवित्र मानते हैं, उस झील को इतना पवित्र मानते हैं, तो आप प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रदूषण का मतलब क्या होता है? नेगेटिविटी होती है, और ईश्वर कोई साक्षात नहीं आते हो, वो मैं और आप में ईश्वर, तो ठीक है ना, हमारी सोच में ईश्वर है वो। अब जब आपकी सोच ही गंदी हो गई, तो मैंने यात्रा में लिखा था कि अगर ऐसा ही प्रदूषण रहा और ऐसा ही झील में ये कृत्य करते रहे लोग और ऐसी सोच रही, तो एक दिन ये विनाश को आमंत्रित करेगा। और पूरे हिमाचल के बारे में मैंने लिखा था, उसमें जो एडिटोरियल मैंने लिखा था उसमें मैंने गीता का एक श्लोक डाला था जिसका टाइटल था स्थावर्ण हिमालय, ऐसा वो पूरा श्लोक है, मेरे को याद नहीं है। तो उसका मतलब है कि मैं हिमालय हूँ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं हिमालय हूँ, तो मैंने उसी पे ये बेस्ड करा था कि अगर आज श्री कृष्ण जी अवतार लें आज के टाइम में, ठीक है ना, तो वो क्या कह पाएंगे कि मैं हिमालय हूँ? ठीक है ना। अगर महाभारत जैसा युद्ध आपको करना पड़े तो जगह है आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने प्रश्न उठाए थे कि इतना प्रदूषित हमने कर दिया है, और यहां से लेके, क्योंकि उस टाइम तो इनर लाइफ परमिट था, तो जो जो चीजें मैंने उस टाइम कही थी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए कि भाई वो चीजें आज हो रही है। दशकों पहले हरनोट जी ने कहीं ना कहीं भविष्यवाणी तो थी ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी थी कि अगर ये प्रदूषण वगैरह को हम सही नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी, और ये घट रही हैं। खैर हरनोट जी, मैं वापस मुड़ता हूँ अब एक बार फिर से आपके लेखक रूप के में। सबसे पहली कहानी आपने कब लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो ये मेरे लिए भी ये प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि वो याद नहीं है अब ना, लेकिन जो क्योंकि पहले जो मैंने फीचर राइटिंग की है उसके बाद ये लगा कि कहानियां लिखनी चाहिए मुझे ना, तो मैं उसी तरह की कहानियां लिखता था। कोई उसमें कोई अच्छी कहानी तो नहीं होती, तो कभी वीर प्रताप में छप गई, मेरे को याद नहीं है कि कब छपी होगी, और कभी पंजाब केसरी में बहुत छपती थी, ठीक है। लेकिन जो साहित्यिक मैगजीन में छपी वो 1979 में मेरी पंजा कहानी छपी, हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान जो हिंदी का वो बहुत मतलब बड़ा साप्ताहिक था, वो क्या कहते हैं मैगजीन, उसमें मेरी कहानी छपी पंजा कहानी, और उसी नाम से मेरा संग्रह आया। उसके बाद मैंने कहानियों की तरफ रुख किया और थोड़ा थोड़ा फीचर राइटिंग कम करी, लेकिन उससे पहले मैंने मंदिरों पे बहुत बड़ा काम किया था। जो मेरी 350-400 मंदिरों पे किताब है मेरी, हिमाचल के मंदिर लोक कथा है, उसमें भी प्रदूषण की बात है, मंदिर संस्कृति की बात है, और जो बलियां, जो अंधविश्वास है वो सारा उसमें दर्ज है। वो यात्रा के बाद की किताब है वो मेरी, ठीक है ना। उसके बाद मेरी पंजा आई, उसके बाद आकाश बेल आई, और फिर पीठ पर पहाड़ आई। ये 3 साथ साथ आई, और मैं उस टाइम मतलब इतना मेरे को घमंड भी है लेखन का कि मैं तो लेखक बन गया। लेकिन जब वो किताबें बाहर गई तो लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया, और मैं आभारी हूँ ज्ञान रंजन जी का, जो इस वक्त 90 साल के है वो, और पहल जैसी मैगजीन वो निकालते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन है। और ये कहा जाता था कि उस मैगजीन में जो छपता है, कहते उसको लेखक मान लिया जाता है। तो उस टाइम और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन यहाँ एक साहित्यिक माहौल क्रिएट करने के लिए मेरे दफ्तर के साथ पत्रिकाएं बेचना भी शुरू किया था। जितनी पत्रिकाएं बाहर थी, और 20-25 पत्रिकाएं मैं मंगवाता था उनको, और लोगों में सेल करता था, और ताकि युवा पढ़े, स्टूडेंट पढ़े, सारे लोग पढ़े। तो मेरे पास पहल भी आती थी। तो मैंने वो 3 किताबें बड़े जोश के साथ, एक तो भेजी मैंने बिपाशा को जी, और 3 किताबें भेजी ज्ञान रंजन जी को। ज्ञान रंजन जी बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखते थे, उन्होंने मुझे एक बहुत लंबी चिट्ठी लिखी। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं साहित्य की तरफ गया कैसे, मतलब बिल्कुल विशुद्ध रूप से। तो उन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी कि बहुत अच्छी चिट्ठी कि आपको संस्कृति का ज्ञान है, आप इतना जानते हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि जानते थे मेरा काम ना। लेकिन जो मैंने 3 किताबें आपकी पढ़ी, इसमें कहते बहुत अच्छा मटेरियल है आपका,
लेकिन उन्होंने एक लाइन इन्वर्टेड कोमे में कि हरनोट तुम्हारे पास बेहद कच्चा माल है जहां से तुम एक अच्छे और बड़े लेखक की छलांग लगा सकते हो। वाह, ये लाइन है। और मैं ये इस लाइन ने ना मुझे जैसे स्तब्ध कर दिया हो, क्योंकि एक तरफ तो किताबें आने का सुख था कि भाई राइटर बन चुके राइटर है, और एक तरफ मेरी 3 किताबें आ गई और ये बोल रहे हैं कि कच्चा माल है आपके पास। तो लेकिन मेरा पहले से ही ये था कि मैं बुजुर्गों से, अपने वरिष्ठों से बहुत सीखता था। मैं मतलब चाहे वो बच्चा भी हो उससे भी सीखता था। आपने उनकी बात को पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव लिया, और उसके बाद मैंने जो है ना इधर उधर की चीज़ें छांट के, जैसे मैंने कार्यक्रम कम कर दिए और ये मतलब दूसरी चीज़ें कम कर दी, फीचर राइटिंग कम कर दी, और मैंने उस दिन गांठ बांधी कि मैं बड़ी पत्रिकाओं में छपूंगा। क्योंकि मेरे साथ जो बड़ी पत्रिकाएं थी वो हंस थी, कथा देश थी, वागर्थ थी, जो साहित्य की शीर्ष पत्रिका मानी जाती थी, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैंने मेहनत करी और भेजता रहा, लेकिन वो बेरंग लौटती थी वो। लेकिन उसके बाद मैंने और मेहनत करी, और फिर हंस में मेरी 2 कहानियां छपी जो बहुत चर्चित कहानियां थी, दारोश, और 3-4 कहानियां छपी जिनमें मेरे को नाम याद है, दारोश और ये जो माँ पढ़ती है कहानी, हाँ, इनको बहुत सराहा गया। और उसके बाद 20 फुट के बापूजी जो ये मतलब रीज के बैकग्राउंड पे है, वो उद्भावना में छपी, और उसी तरह कुछ प्रशांति में छपी। और उसके बाद ज्ञानेंद्र जी की चिट्ठी आती है मेरे को कि हरनोट अब तुम पहल में छपने योग्य हो और मुझे कहानी भेजो। और वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा था सर। और उस टाइम मैं बिलियां बताती है का रफ ड्राफ्ट बना चुका था। बिलियां बताती है कहानी उस टाइम लिखी। उसके बाद मैंने ना जब देखा हो, मैंने एक बार और उसका ड्राफ्ट बनाया और ज्ञान जी को भेज दी मैंने वो कहानी। बहुत बड़ी कहानी थी वो। ज्ञान जी ने मतलब, क्योंकि उस टाइम कोई फ़ोन तो होते नहीं थे, कुछ वो नहीं होता था, उन्होंने मतलब उसको बाई पोस्ट भेज के वो कोई दूसरे सप्ताह मेरे को मिली, और उसमें एक नोट था ऊपर कि हर नोट हम पहल में यही कहानी छापेंगे। दूसरा नोट था कि आप इसमें जो पहाड़ी संवाद है उसको कम कीजिए, अब छापेंगे। तो मेरे लिए पहल में तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें आज तक भी लोग मतलब वरिष्ठ हो गए हैं बेचारे, बहुत बड़े नाम है जिनको साहित्य अकादमी मिले, वो भी नहीं छपे उसमें। मतलब इस तरह के लोग भी है, कई लेखक है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम में फिर मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं टाइपराइटर पे लिखता था, मेरे पास छोटा टाइपराइटर था, मैंने 2-3 ड्राफ्ट बनाए उसके। बहुत मेहनत की, मतलब रात दिन को दफ्तर का काम करना, रात को। बिलियां बताती है जब कहानी गई और जब वो छपी तो मतलब जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स पूरे देश से मिले वो अद्भुत थे। बिलियां दो मचा दी थी। बिल्कुल बिलियां बता। और फिर उसके बाद जो मैं एक तो पहल से नोटिस आया, जो मैं साहित्यिक परिवार में मैं पहुंचा देश के, उसके बाद क्या हुआ कि इस संग्रह पे दूरदर्शन का एक कार्यक्रम चलता था, शब्द निरंतर, और उसमें जानी कोई किताब वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दूरदर्शन ही होता उस टाइम। नामवर सिंह बहुत शीर्ष, मतलब उनको युग पुरुष माना जाता है साहित्य के, और उस टाइम वो उस कार्यक्रम को करते थे, और मदन कश्यप जी जो पोइट थे। और मैं गांव में था, ना तो मेरे पास टीवी था उस टाइम, और फोन लग गया था वहाँ ना कहीं। तो क्या हुआ कि वो सुबह आता था वो 8 बजे, और वो अचानक वो किताब नोटिस में आई, और उस पर नामवर जी ने बात शुरू करी, और उसमें कुछ अंश बिलियां बताती है कि पढ़े, और उन्होंने बोला था कि बहुत बड़ी कहानी है कहते ये। और मेरे को फ़ोन आया कि नोट जी कहते आपका तो गाँव में किसी ने फ़ोन किया मेरे को लैंडलाइन पे कि आपका दूरदर्शन पे आ रहा है, कहते देखो उसको। मैंने कहा देखने, मेरे पास टीवी नहीं था उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने शिमला आके ढूंढा, हो भी नामवर जी कौन है मैं जानता नहीं था, या मदन कश्यप जी कौन है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कहते ये आपका पब्लिक एजेंडा में भी छपेगा है। तो उस कहानी ने, आप देखो इधर दूरदर्शन में वो कहानी आई, इधर मुझे उसी किताब पे अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान अनाउंस हुआ। जी हाँ, और 2003 में इंदु पुरस्कार की जहां तक बात है, मैं आपको बताता चलूं कि हिमाचल से ये इकलौते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कोई भी लेखक को शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, यहाँ नहीं मिला, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिले, हिमाचल में नहीं मिला है। तो आप देखो कि जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो मेरे को ईमेल करना नहीं आता था, तो उन्होंने यही बोला मेरे को। पहले तो मुझे ये लगा कि मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है कि लंदन में किसने मेरे को अवार्ड देना, क्योंकि वो बहुत बड़ी संस्था थी, वो एशियन मतलब राइटर्स एसोसिएशन है वो, जो पूरे भारत में वो हिंदी के लिए प्रतिवर्ष एक पुरस्कार उस टाइम देते थे, और लंदन में बुला के देते थे। मेरे को ईमेल नहीं आता था, मैं ये नहीं जानता कि पासपोर्ट भी होता है कुछ,
मेरे को तो ये था भी जहाज में बैठो चले जाओ वहाँ, लेकिन फिर प्रक्रिया समझी, सब कुछ किया और मैं लंदन गया सर। और मुझे नेहरू सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शर्मा कथा सम्मान मिला, जहाँ सहयोग से जो मंचन हुआ वो बिलियां बतियाती का ही मंचन हुआ नेहरू सेंटर में भी। और दर्शकों में आपको लगे हाथ, क्योंकि बात ही चल रही है, जब बिल्लियों को जिक्र आता है तो मेरी धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैंने इनकी कहानी, हरनोट जी की कहानी बिल्लियां बतियाती हैं पर मंचन किया था, और वो बिल्लियां बतियाती हैं बहुत दिल के नज़दीक मेरे है आज भी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हरनोट जी ने भी मेरा शो देखा था। खैर, अब बिल्लियां बतियाती से हटकर मैं सीधे आ रहा हूँ हरनोट जी उपन्यास पर। वो उपन्यास एक ऐसा उपन्यास रहा है कि जब मैंने पढ़ा था तो एक जगह पर आकर, देखिए मैं उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया आपको बताना जा रहा हूं दर्शकों को। जब मैं उस उपन्यास को पढ़ रहा था तो एक जगह पहुंचकर मैंने वो पेज बंद कर दी और मैं फूट फूट कर रोने लगा, और मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे पढ़ सकूं। और वो आके मैंने फिर 2 दिन के बाद आगे पढ़ना शुरू किया था, बहुत मुश्किल से, इतना ज्यादा मार्मिक था वो। और फिर मैं हरनोट जी के पास गया था, इनके ऑफिस गया था, और उनसे जाके इनको बधाई वगैरह दी। और वहां पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा भी था, कहते यार ऐसा क्या है हेडिंग में जो आप इतनी तारीफ कर रहे हो। तो मैंने उनको स्पष्ट ये कहा था कि देखिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हम एक किसी भी कलाकार को, चाहे वो लेखक है, चाहे साहित्यकार है, चाहे एक्टर है, जीते जी हम उन्हें लेखक नहीं मानते, लेकिन मरने के बाद वो महान हो जाते हैं। लेकिन हरनोट जी एक ऐसे शख्स हैं जो सच में बहुत महान हैं, और हम इनकी तारीफ क्यों ना करें। तो मेरा खुद का ये था रिस्पॉन्स। और हेडिम्ब को पढ़ने के बाद आज भी मेरा दिल करता है हेडिम्ब बार बार पढ़ूं। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उसमें बलि प्रथा को लेकर बातचीत की गई है, फिर पर्यावरण को लेकर है, और मानवीय संवेदनाएं तो कूट कूट कर भरी हैं उसमें, मतलब, और पहाड़ी कल्चर तो खैर आपकी खासियत है। तो हिडिम्ब के बारे में आपने बताया कि आपने वो कैसे कंसीव किया था सर? ऐसा था कि दारोश के बाद जब मैं लंदन से आया तो उस टाइम मैं काम कर रहा था उस पर। तो उससे पहले मेरा कुल्लू का एक दौरा किया था मैंने, जिसमें मैंने कुल्लू दशहरा पहली बार देखा था जी। लेकिन जो मैंने उस घाटी में देखा, और क्योंकि मैं किन्नौर लाहौल स्पीति पहले घूम चुका था, लेकिन उस टाइम जो पर्यावरण का नुकसान होना शुरू हो गया था, जंगल कटने शुरू हो गए थे, बलि प्रथा मंदिरों में बहुत ज़्यादा थी, ना चाहे वो किसी भी देवता का मंदिर था, चाहे वो शिव का हो, चाहे विष्णु, किसी का भी हो, मतलब उसमें बस ये जो एक सवर्ण सोच थी कि भाई नहीं, बिना बलि के तो कोई काम नहीं होता था, वो शुरू हो गया था, जिसका मैं पहले से विरोधी रहा उसका। और जब हिडिम्ब उपन्यास के लिए मैंने सामग्री इकट्ठी करी तो उसमें भी जैसे यात्रा में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है ना, वो भी प्रलय पे खत्म होता है, खत्म होता है। हाँ, क्योंकि आप देखो कि मनाली, अगर आप देखें तो मनाली में मनु का पहला मंदिर है, शायद भारतवर्ष में कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि मनु जिनसे पृथ्वी शुरू हुई है, जो मतलब वेदों पुराणों में आप कहते हैं कि पृथ्वी जब जल प्रलय हो गया था तो एक किश्ती आई थी, वो मनु की कश्ती थी जो मनाली में रुकी थी, और वहीं से ही वो सृष्टि की रचना हुई थी। ये मतलब ये किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं सारी ना। तो इसीलिए मनु से पहले मनवालय बना, उसके बाद मनाली बना, और उस मनु का पुरानी जो मनाली है वहाँ उसका प्राचीन मंदिर था। मैंने कई बार वो विजिट किया, और उसके बाद जब दूसरी बार अभी कुछ सालों पहले विजिट किया था तो उसको तोड़ के उन्होंने उसी शैली का एक बहुत सुंदर मंदिर वहाँ बना दिया है। तो वो मनु का मंदिर है। तो जो चीज़ें प्रमाणित करती है कि भाई मतलब मानते हैं उसको भी, सृष्टि का सृजन वहाँ से हुआ। तो एक तो वो मेरे दिमाग में था। दूसरे ये था कि हिडिम्बा की प्रति में काफ़ी आकर्षक था, क्योंकि वो महाभारत में आप देख रहे हैं कि हिडिम्बा उनकी क्या नाम भीम की पत्नी मानी गई है, और उसका कल्चर, उसका जो कंसेप्ट है वो ना केवल हमारे लोअर हिमाचल में है, और तत्तापानी से उधर जाके तो उसका मूल स्थान एक गुफा है, उसको माना जाता है कि यहाँ से मनाली में गई, जबकि मनाली वाले बोलते हैं कि मतलब ये बहुत चीज़ें। और आप देखो किन्नौर में वही कंसेप्ट है हिरमा देवी का। किन्नौर के जितने देवी देवता है किन्नौर में वो हिरमा और बाणासुर की संतानें हैं। इधर ये बोलते हैं कि भाई जो हिरमा देवी है वो बाणासुर की भी पत्नी थी,
ठीक है ना, वहाँ फिर वो हिडिंबा बन जाती है जो उनकी, मतलब ये लोक कथाएं सारी है उसमें ना, लेकिन इसी से ही हमारे को संस्कृति इतिहास और उसके सूत्र मिलते हैं सारे। तो आप देखो कि हमारी देव संस्कृति है, ठीक है ना, और समय समय पर हमारे देवता और सारी चीज़ें भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, चाहे वो कैसे करते होंगे, चाहे वो देख के करते हैं, चाहे उनमें कुछ प्रवेश आता है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कई बार ना। तो मैं वो उस चीज़ों के प्रति नहीं था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था कि कुल्लू दशहरा तब होता है, रघुनाथ का रथ तब निकलता है जब हिडिंबा वहाँ आती है, क्योंकि हिडिंबा दादी है उनकी, और वो कुल देवी भी मानी जाती है, जो उनके जो कुल्लू की रियासत रही है उसकी, बड़ा महत्व उसका। तो वो नहीं आई, मतलब वो रथ रुक गया। तो उसके बाद हमने पूछा कि भाई ये क्यों नहीं है, वो बोल रहे हैं, कहते नहीं ये नाराज है देवी, कहते। मेरे दिमाग में वो घुस गई चीज़ भी, नाराज क्यों हुए हैं देवी, ऐसी चलती बात है। तो रात को ना मैंने उनका वो पंडाल ढूंढा जहाँ वो थे, वो तो गूर से बात की मैंने बड़ी डिटेल में। तो गूर ने बोला कि वो देवी कहते इसलिए रूठी हुई थी कि कहते प्रदूषण बढ़ रहा है, कहते जो नदी है, कहते जो हमारी ब्यास नदी है उसके किनारे होटल बन रहे हैं, उसके पार्ट कम हो गए हैं। और वो देवी बोलती है कि मतलब अपनी भाषा में कि मेरी नदियाँ खराब कर दी, ठीक है, मेरे जंगल काट दिए और मेरे चरांद खत्म हो गए जहाँ पशु और बकरियाँ चरती थी, मैं नहीं जाती, कहते मैं विनाश कर दूंगी। तो फिर बोला कैसे मनाई आपने, कहते हमने माफ़िया मांगी, कहते उससे कि हम आज के बाद कहते हम लोगों को जागरूक करेंगे और ये नहीं होगा। उसके बाद वो आई थी वहाँ पे, और उसमें ये जो बलि वो है उसमें, और दूसरी राजनीति है बहुत ज़बरदस्त की, राजनीतिज्ञ जो है वो किस तरह ज़मीनों को और उसमें ट्रैप करते हो, सारा कुछ है। और उसमें एक उत्सव है, जैसे यहाँ बुंडा होता है वहाँ काहिका होता है, जो एक दलित समुदाय के लोग उसको परफॉर्म करते हैं। तो वो जातिवाद भी उसमें बहुत मतलब बड़ी शिद्दत से उसमें आया हुआ है। और उसमें मैंने ये चीज़ें कही थी कि जो हिडिंबा ने कहा है, चाहे वो कैसे भी कहा है उसने, ठीक है ना, वो हमारे देखते कि हमने नदी खत्म कर दी, सारा कुछ कर दिया। तो उसके बाद मैंने कहा था कि ये जल प्रलय कभी होगा यहाँ पे। तो वो तो पहले भी जब बाढ़ आई तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए गए कि ये तो हिडिंब में चीज़ें सारी करें, चाहे उत्तराखंड में बिल्कुल। तो उस तरह हिडिंब के 4-5 एडिशन हो गए और 23 साल उसको हो गए अभी, और वो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो। अच्छा सर, चलिए ये तो हुई हिडिंब की बात, उसके बाद आपकी कई पुस्तकें अब लगातार चल रही हैं। और लेकिन क्या है, पुरस्कारों की बात करें तो दर्शकों, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पुरस्कार अब हरनोट जी के आगे छोटे पड़ गए हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है ये तो। लेकिन खुशी तब होती है जब आए दिन में कभी फेसबुक पे भी आते रहते हैं आप, और या अखबारों में पढ़ने में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बहुत से जो छात्र हैं पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपकी कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि लगभग कितनी पीएचडीज आप पर हो चुकी हैं और कितने की यूनिवर्सिटीज़ में आप पर शोध कार्य चल रहे हैं। सर अब तक तो मेरे पास आधिकारिक सूचना है, उसमें 22 तो एमफिल हो गई है मेरी किताबों पे, 22 जो हिमाचल यूनिवर्सिटी भी शामिल है उसमें, और वहाँ की कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्योंकि अब एमफिल नहीं होती, अब डायरेक्ट पीएचडी होती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली पीएचडी हिंदी भाषी क्षेत्र केरल में हुई है मेरे ऊपर, केरल में, जहाँ मुझे बुलाया था उन्होंने और सरप्राइज दिया था वो। जब केरल में हुई उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, और अभी तक 9 पीएचडी तो कंप्लीट हो गई है, और वो 9 के 9 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और सारे में लग गए हैं। और जिन्होंने एमफिल की 22, उनका मैंने एक वो भी बना रखा है 60-70 लोगों का ग्रुप। तो वो सारी सूचना है, जो 22 जिन्होंने एमफिल करी है वो सारे लेक्चरर, और उसके बाद ये पीएचडी कर रहे हो, सारे नौकरी लगे हो। मतलब अब आप देखो कि 9 जो पीएचडी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद 12 या 13 कॉन्टिन्यूड है, ठीक है ना, एक तो वो है। उसके बाद ये तो स्वतंत्र पीएचडी है मेरे साहित्य पे, जिसमें 2 अंग्रेजी की भी है पीएचडी, तो किताबें भी आ गई हैं उनको, ठीक है ना। इसके साथ क्या होता है कि जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप 4 किताबें मेरी लेंगे, 2 उस राइटर की लेंगे। जैसे पर्यावरण पे आप कर रहे हैं, दलित पे आप काम कर रहे हैं, तो 1 कहानी मेरी लेंगे, 2 कहानियाँ मेरी, मतलब वो डिफरेंट, वो एक कई लेखकों का होता है। तो उस तरह जो मैंने एक सूची बनाई है, तो 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मतलब जहाँ पीएचडी तो मैंने बताया भी कितनी हो रही है, जहाँ शोध
हो चुके हैं और हो रहे हैं, जिसमें एमए के शोध भी है, जिसमें बीए के शोध भी है, जो मतलब शोध पत्र लिखे जाते हैं, जैसे एमए में लिखे जाते हैं, फिर पीएचडी के लिखे जाते हैं। तो इस तरह 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जहाँ तक पुरस्कार की आपने बात करी, तो अगर आपके ऊपर एक पीएचडी भी होती है या 2 पीएचडी भी, उससे बड़ा पुरस्कार नहीं हो सकता। नहीं, उससे बड़ा पुरस्कार, उसके वैल्यू ही नहीं है ये। और मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल जैसे एक पिछड़ी पंचायत से होने के नाते जो मुझे मिल रहा है, जो पाठकों का प्यार मिल रहा है, आप जैसे लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं कई बार मुझे संकोच होता है, यार मैं डिजर्व भी करता हूँ इसके लिए कि नहीं, लेकिन फिर भी बाहर से मेरे कोई संपर्क नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ में तो मैं अब जा रहा हूँ, अब मुझे पता लग रहा है। अब देखो हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है उसमें कर्नाटक में अभी मेरी एक कहानी और नदीरन जैसी लड़की उपन्यास सिलेबस में लगा है। अच्छा सर, ये एचपी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है? बिल्कुल। पहले तो मेरा ये नाम नहीं मानते थे वहाँ पे, क्योंकि मैं पीएचडी भी यहाँ से करना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि नहीं हुई पीएचडी, ठीक है ना। तो मैंने मतलब जब मैंने यहाँ पीएचडी छोड़ी थी तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई चलो, ऐसे भी लेखक हमने पढ़े हुए जिन्होंने पीएचडी नहीं कर, लेकिन जिनके ऊपर हुई, दिमाग में तो होती है ना ये चीज़ें। तो आज वही हो रहा है। और हिमाचल यूनिवर्सिटी में पहले जो पुराने लोग थे वो तो मुझे नहीं थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर कुमार कृष्ण थे जिन्होंने मेरा बड़ा सहयोग भी किया। और कहानी में उनकी वजह से, जो पंजा और आकाशमिल मेरी 2 किताबें, उन्हीं की वजह से वो आई थी, ठीक है ना। तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मतलब वरिष्ठों का बड़ा आभार। बाकी यूनिवर्सिटी में मुझे कोई नहीं मानता था, ठीक है उस टाइम। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ बदल गई है और एक पीएचडी हो चुकी है कंप्लीट, वो लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई है, और एक दूसरी अब शुरू हो गई है, एमफिल 3-4 वहीं से ही हुई है, और वो कुमार कृष्ण जी के टाइम में हुई एमफिल, ठीक है ना। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी 2 अंग्रेजी अनुवाद में कहानियाँ पढ़ाई जा रही है। एक द रेडनिंग ट्री, लाल होता दरख्त, जिसमें आप देख रहे हैं कि देवकन्या ठाकुर ने फिल्म भी बनाई है, जो काफ़ी चर्चित फिल्म है, तो स्कूलों में भी दिखाई जाती है। और दूसरी कहानी आभी, और बहुत चर्चित कहानी है मेरी आभी, वो मीनाक्षी एफ पॉल ने दोनों कहानियों का अनुवाद किया है, और ये दोनों कहानियाँ बीए और एमए में पढ़ाई जा रही है। इसके बाद इसके साथ हिंदी कहानी भी अभी जीन काठी लगी है वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा एक अलग दिशा में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सुनने में ये आता है कि राइटर्स के हिमाचल में 2 दल हैं, तो उनके कारणों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या वो जातिगत हैं या कोई और कारण है? नहीं, देखो ऐसा है कि कोई भी क्षेत्र आप ले लो, साहित्य क्यों लेते हैं आप राजनीतिक ले लो, आप सामाजिक ले लो, आप गांव में परिवार ही ले लो, विरोध होता है ना। आपकी मतलब सहमति असहमतियाँ होती है, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, उनको गुटों का नाम दे देते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में कोई ऐसा कोई 2 गुट है या 3 गुट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गुट होते हैं तो कम से कम भिड़ते तो आपस में हो। भिड़ने का मतलब होता है, जैसे आप राजनीतिक उदाहरण देता हूँ, अब कांग्रेस और वो बीजेपी है, कम से कम वो एक दूसरे के मतलब एक राजनीतिक तौर पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, भिड़ते भी है, लड़ते भी है, दंगा फसाद भी करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई गुट है, लेकिन असहमतियाँ और विरोध हो सकते हैं। और यहाँ हिमाचल की विडंबना रही है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, जो आदमी आगे बढ़ता है वो उसका साथ नहीं देता कोई नहीं। साहित्य में अगर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और आप हैरान होंगे कि मैंने लिखना ही बाहर से शुरू किया था, यहाँ पे बाहर से शुरू किया था। मुझे किसी ने यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं दी, और विपाशा जैसी मैगजीन ने मुझे छापता था, ठीक है ना। एक बार मतलब ये प्रसंग है कि जो मेरा पहला संग्रह था पंजा, वो मैंने विपाशा में भेजा, और तत्कालीन संपादक ने जब वो देखा तो उसने फाड़ फूड़ के वो उसमें डाल दिया। वो कॉपी शाम को मेरे पास आ गई, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि मेरे गांव का एक लड़का वहाँ क्लर्क भी है, ठीक है ना। और वो मेरे को ले आया बेचारा, बड़े मायूस होकर। मैंने बोला यार मायूस क्यों ना, मेरे को दे, मेरी तो किताब बच गई। मैंने वो सारे पन्ने समेट के, आप कभी घर आओगे मेरे तो मैंने वो मतलब उसमें बांध के रखी हो किताब, क्योंकि वो मुझे सिखाती है वो किताब कि आगे कैसे बढ़ना है आपने। और विरोधी, अगर पता क्या है, अगर आपके विरोधी नहीं होंगे ना तो आप तो मरे हुए आदमी हैं, बिल्कुल
जब आपका विरोध हो रहा होता है तो आपको ये लगता है कि आप जिंदा है अभी तक। तो हिमाचल में गुटबाजी नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष और कुंठा यहाँ ज्यादा है जी, ठीक है ना, इसको हम गुटबाजी नहीं बोलते। चलिए हरनोट जी, वैसे तो बातचीत का बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ। संवेदनशील प्रश्न है ये। आपकी कहानियों में अम्मा का जिक्र हमेशा होता है और वो कहीं ना कहीं हिला के रख देता है, तो वो आपकी खुद की मदर से इंस्पायर्ड है? उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने साहित्य की ना, क्योंकि मैंने साहित्य में हिमाचल के सारे इशू उठाया मैंने, ठीक है ना, मैंने बेबाक होके, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप इंसान बेहतर नहीं है तो मतलब आप लेखक भी बेहतर नहीं हो सके, तो मैंने दफ्तर से लेकर अब तक की इस पर थोड़ा सा प्रयास किया है कि ऐसे ही रहे। तो मैंने, आप देखो, बलि प्रथा का मुद्दा मैंने उठाया, दलित जो जातिवाद विसंगति है हिमाचल प्रदेश में, वो मैंने उठाई है। मैंने किन्नर जैसा इशू अभी तक उठा रखा है, ठीक है ना, मतलब हर विरोध किया मैंने। मतलब जिन लोगों ने मतलब साहित्यकारों के साथ अन्याय किया या जो संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं रही है जिन्होंने अच्छा काम, मैंने सबका विरोध किया और विरोध भी सकारात्मक दृष्टि से, आलोचना सकारात्मक, हाँ जी हाँ जी। और जहाँ तक वो हर विषय में है, और आप अभी देख रहे जो 26 कहानियां मेरी आए, उसमें आपको वरिष्ठ विवर्ष भी मिलेगा, स्त्री विवर्ष भी, स्त्रियों पे मेरी बहुत कहानियां हैं, दलितों पे मेरी बहुत कहानियां हैं। और माँ क्योंकि एक स्त्री में वो आती है, ठीक है, माँ को हम सृष्टि मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सृजन करती है सृष्टि, ठीक है ना। आज और मुझे लगता है कि माँ का भी वही रोल है घर में। अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं है, ठीक है ना, सृष्टि नहीं होती तो हम नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन अब आप देखो कि मेरा माँ के साथ बहुत सानिध्य रहा है, बहुत सानिध्य, और उनको जिस तरह वो संघर्ष करती थी माँ, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है माँ, ठीक है ना। और वो कैसे आप बिलियाँ बतियाती है, मैं वो हूबहू चित्रण है उनका हो कि वो किसी भी माँ का है, वो मेरी माँ का नहीं है, वो कोई भी गांव की माँ होगी, जो भी होगी, उनमें वही संवेदनाएं होती है, वही चीज़ें होती है। वो जानती है कि मतलब हम गांव में तो पत्थरों से संवाद कैसे करते हैं, गाय से संवाद कैसे होता है, घास काटते हुए घास से संवाद कर रही है वो, ठीक है ना, और फसलों से संवाद कर रही है वो, ठीक है ना, और चूल्हे के पास बैठ के चूल्हे से संवाद कर रही है वो। तो एक अलग कंसेप्ट है उनका, सारा कुछ है। वो चिड़िया आती है उनसे, वो जैसे आप कागवाड़ा जैसे कहानियां हैं। तो इसीलिए माँ जो है ना मेरे लिए मतलब ये जिसको ईश्वर बोलते हैं ना, वो माँ होती है, बाकी तो हमने देखा ही कुछ नहीं, ठीक है ना। माँ ही होती है ना जो पालती है, आपको जन्म देती है। तो इसलिए माँ जो है ना वो नहीं जाती। हाँ, बिलिया बताती है कहानी में दोबारा नहीं पढ़ सकता हूँ, और आपको मतलब थोड़ी सी अच्छा भी लगेगा कि माँ पे ही मैं एक उपन्यास भी लिख रहा हूँ कई सालों से, लेकिन वो बीच में छूट जाता है और वो कई चीजें उसमें रह जाती है। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि अब जैसे कैसे जो कहानियां भी है वो सारी उसमें जोड़ जाड़ के माँ पे स्वतंत्र उपन्यास आ गया। खैर अनूर जी, बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा कोई होती है। बिल्कुल। और मैं इस 2 पंक्तियों से विराम देता हूँ अपनी बात को कि मौजे मेरे इरादों से खाती रही शिकस्त, कि मौजे लहरें मेरे इरादों से खाती रही शिकस्त, तूफान समुद्र में हजारों उठा किए। क्या बात है। तो यही है कि मेरा संदेश भी है सबके लिए, युवाओं के लिए विशेषकर, कि एक आत्मबल, एक विश्वास और ईमानदारी, और आजकल जो घटनाएं हो रही है उसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और बस यही संदेश है सबके लिए कि पर्यावरण के लिए इन वृक्षों को, इन नदियों को और इन पहाड़ों को बचा लीजिए, ये निवेदन है। हरनोट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त आज हमें दिया और बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर।